सो है एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ अवर चैप्टर नंबर 4 साइंस पार्ट 1 का। तो उस चैप्टर को भी आज वन शॉट के अंदर फोड़ने वाले हैं। इसके पहले वाला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको भी फोड़ा था वन शॉट के अंदर। एंड उसके पहले भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को तो भाई 30 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट एंड सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे। वैसे ही आज चैप्टर नंबर 4 को करने वाले हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ हीट, चैप्टर नंबर 5 आने वाला है। सो या तो चलिए अपने हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को भी वन शॉट के अंदर ख़त्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर नंबर 4 को विच इज़ महाराष्ट्र बोर्ड साइंस पार्ट 1 का। ये चैप्टर भी काफ़ी बेहतरीन है, इसको तो और भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे हम लोग, काफ़ी कम टाइम के अंदर ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। या चलो ओके आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे जो इसके अंदर कवर करेंगे विच इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर, AC अल्टरनेटिंग करंट, DC डायरेक्ट करंट एंड लास्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ओके सो या स्टार्ट विद अवर इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये सब तो बेसिक सी चीज़ें नाम से ही पता लग जाती है सब क्या है, हमारे डेली लाइफ में इसका यूज़ रहता है। ओके अ material which has very low electrical resistance is called as good conductor of electricity। समझते हैं, एक ऐसा मटेरियल सपोज दैट इफ़ आई टेक समथिंग दिस, सो एक ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंट काफ़ी कम हो, रेजिस्टेंट विच मीन्स कि उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को रोकता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। ओके तो जिस करंट के अंदर जिस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब करंट को रोकने की कैपेसिटी कम होगी, वो हमारा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है। समझ में आया? इसके अंदर हमने तीन कॉन्सेप्ट समझे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ओके, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके तो जैसे कि सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम ये हमारे गुड कंडक्टर हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से विच इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर काफ़ी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो हो पाती है। समझ में आया? ओके अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर। Electricity insulator, a material which has extremely high electrical resistance is called as insulator of electricity। समझते हैं, देखो गुड कंडक्टर क्या था, जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस जिसके अंदर कम हो वो हमारा हो गया भाई गुड कंडक्टर। तो इंसुलेटर क्या होता है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस एक्सट्रीम लेवल पे हो, मतलब ये हमारा कंडक्टर है, अगर इसके अंदर से मैंने रेजिस्टेंस कम कर दिया तो ये हमारा गुड कंडक्टर हो गया। बट अगर मुझे इसको इंसुलेटर बनाना है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैं बढ़ा दूंगा, बहुत ज़्यादा कर दूंगा, जिसके अंदर करंट फ्लो होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो हमारा इंसुलेटर हो जाता है। मतलब अगर समझे एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर करंट नहीं फ्लो होती है, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर करंट नहीं फ्लो होती है, वो हमारा इंसुलेटर के एग्जाम्पल हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से करंट नहीं फ्लो कर पाते। जैसे कि रबर, वुड और ग्लास, ये तीन एग्जाम्पल है जिसके अंदर विच इज़ इंसुलेटर के एग्जाम्पल है ये तीनों। ओके जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड एक्सट्रीमली हाई हो जाता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती, इसी वजह से ये हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। ओके सो अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक करंट। ओके एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक करंट मतलब समझते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या होता है, देखो कभी ना अगर कोई डेफिनेशन हो, कोई फार्मूला हो, तो फार्मूला का डेफिनेशन हमें रटना नहीं होता है, बस उस फार्मूला को हमें लर्न कर लेना होता है, ओके जैसे कि अगर हम समझते हैं
फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए। ओके, तो उस फॉर्मूला को हमें रटना नहीं है, बस फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू एम ए। एम मतलब मास, ए मतलब एक्सेलरेशन। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। तो ऐसे ही हमें चीज़ों को बस फॉर्मूला पता होनी चाहिए, उसका मतलब क्या है वो हमें पता होना चाहिए, और उससे हम फॉर्मूला डेफिनेशन बना लेंगे। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर को कॉन्सेप्ट नंबर 1 P से डिनोट करेंगे। ओके, SI यूनिट क्या रहेगा, वॉट। SI यूनिट अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो फाइनल आंसर आने के बाद SI यूनिट क्या होगा भाई, उसको मेज़र किस में किया जाएगा, उसको वॉट में मेज़र किया जाएगा, जिसको हम लोग कैपिटल W से भी डिनोट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर P विच इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ है, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है कितने टाइम के अंदर। ओके, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ है, कितना इलेक्ट्रिसिटी ने काम किया है कितने टाइम के अंदर। सपोज डेट इलेक्ट्रिसिटी ने काम किया है x, ओके, और टाइम लिया है t, तो x अपॉन t ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, जो कि हमारे फॉर्मूला के अंदर पुट हो जाएगा। समझ में आया। इलेक्ट्रिकल पावर इज़ अ इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ है, कितना इलेक्ट्रिक ने काम किया है, वही हमारा इलेक्ट्रिक पावर होता है। ओके, P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फार्मूला है, एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए, बाकी के बन जाते हैं। ओके, ठीक है। मैकेनिकल पावर, अब समझते हैं मैकेनिकल पावर क्या होता है। देखो, सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल पावर वी कैन राइट। मैकेनिकल पावर क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिकल पावर जैसा होगा। इलेक्ट्रिकल पावर क्या था, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है कितने टाइम के अंदर, उसको हम डिवाइड करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक पावर मिलता है। तो मैकेनिकल पावर क्या हो गया, कितना मैकेनिकल पावर यूज़ हो रहा है, कितना मैकेनिकल वर्क हो रहा है, उसको बस टाइम से उतना डिवाइड कर दो, ये हमारा क्या होगा, मैकेनिकल पावर हो गया। डेट्स इट। फॉर्मूला क्या हो गया, P इज इक्वल टू W अपॉन T या F cos अपॉन T। डेट्स इट, दिस इज अ फॉर्मूला। अब समझते जो वॉट कर रहे हैं कि उसके SI यूनिट वॉट होती है। वॉट बेसिकली वॉट क्या होता है वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। वॉट क्या होता है, इफ़ 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, जूल इज़ बेसिकली SI यूनिट होता है, एनर्जी का SI यूनिट जूल होता है। तो इफ़ 1 जूल का काम हो रहा है, 1 जूल का काम हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, 1 जूल का काम हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, बस उसी को हम बोल देते हैं वॉट। क्या, वॉट, वही होता है 1 वॉट। समझ में, अगर 1 वॉट कितना होता है, 1 जूल अपॉन में 1 जूल अपॉन में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, दिस इज नोन एज 1 वॉट। ओके, वॉट को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच मीन्स कि जैसे हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, 1 वॉट तो यूज़ नहीं करते होंगे ना भाई, बहुत सारे वॉट यूज़ करते होंगे। समझ में आ रहा है, दिस इज नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट हार। देखो, K कैपिटल W डॉट H विच इज़ नोन एज किलो वॉट हार। इसका मतलब होता है 1 किलो वॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो लिखा है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। समझ में आया, ये 1 किलो वाट का वैल्यू है। ओके, इट इज़ कॉमनली नोन हैज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर 1 वॉट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट। अभी देखो क्या हुआ, 1 वॉट जैसे हमने एग्जांपल लिया था, 1 वॉट क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 टाइम, ये हमारा 1 वॉट हो गया। ओके, तो जो वॉट होता है ना काफ़ी छोटा वैल्यू है। समझ में आ रहा है, जैसे कि बोलते हैं ना भाई, मीटर का अगर हम लोग बात करें, सपोज दैट ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, ओके, ये काफ़ी छोटा यूनिट है। ओके, अभी कोई बंदा उसको कुछ खाने को चाहिए 10 ग्राम 20 ग्राम है, बट ये काफ़ी छोटे लेवल पे है, तो कोई भी 10 ग्राम 20 ग्राम नहीं खाएगा तो किलो में ही खाएगा। ओके, किलो में ही खाएगा, 10 ग्राम 20 ग्राम नहीं खाने वाला है। तो उसी प्रकार से जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है या कमर्शियली यूज़ हो रहा है, तो वो वॉट में नहीं यूज़ हो रहा है। ओके, वो किलो वॉट में ही यूज़ होता है, किलो वॉट में। तो उसके लिए उसकी वैल्यू दी थी 1 किलो वॉट की, जो आप सभी को लर्न कर लेना है। एंड यहाँ पे देखो,
1 किलोवाट काफ़ी छोटा था, तो 1000 वाट मतलब कि किसी बंदे ने अगर 1000 वाट यूज़ कर लिया, कितना 1000 वाट यूज़ कर लिया, तो वो हमारा 1 किलोवाट कहलाता है। ठीक है, किसी बंदे ने 1000 वाट यूनिट यूज़ कर लिया तो हमारा 1 किलोवाट कहलाएगा। ओके, डेट्स इट। चलते अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे देखो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यहाँ पे WS क्या है, वाट इंटू सेकेंड है, कितना वाट यूज़ हुआ कितने टाइम के अंदर। ओके, और जूल क्या है, वो उसकी SI यूनिट है। ठीक है, उसकी SI यूनिट है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल सोन द कंजप्शन ऑफ अ यूनिट, कितना यूनिट हम यूज़ करते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो यूनिट पे आ रहा है, हम लोग कितना किलो वाट यूज़ कर रहे हैं कितने घंटे के अंदर, समझ में आ रहा है, कितने घंटे के अंदर कितना किलो वाट यूज़ कर रहे हैं, वो द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन 1 किलो वाट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ यूज इट टर्म हैज़ अ 1 यूनिट। देखो जब हम 1 किलो वाट यूज़ कर लेते हैं, 1 किलो वाट विच मीन्स 1000 वाट यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारा 1 यूनिट कहलाता है। अगर किसी बंदे ने 7000 किलो वाट यूज़ किया है, 7000 वाट यूज़ किया है, 7000 वाट यूज़ किया है, मतलब वो 7 किलो वाट हो गया, जिसका मतलब उसका 7 यूनिट हो रहा है। समझ में आया? ओके, मतलब कि कितना हम इलेक्ट्रिसिटी कितना कंजप्शन कर रहे हैं, कितना किलो वाट कितने घंटे के अंदर कंजप्शन कर रहे हैं, वही हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन इट कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। देखो क्या होता है कि जब हम लोग कोई वायर लें, कोई वायर हो गया, कोई अपनी सर्किट हो गया, तो उसके अंदर क्या होगा कि जब उसके अंदर करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगा जो कि करंट को रोकेगा। समझ रहे हो, करंट को रोकेगा। ठीक है, जब करंट को रोकेगा और यहाँ से करंट जाएगा, बहुत सारा करंट जाएगा, वो करंट को रोकेगा, तो इस दौरान वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। और उसी हीट को नाम दिया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जब रेजिस्टेंस करंट को रोकता है तो वहाँ पे जो हीट निकलता है वही हीट हमारा क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स इट। दिस इज अ डायग्राम प्लस माइनस साइन यहाँ से, यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है विच इज़ वोल्ट मीटर V, एंड यहाँ पे पॉइंट A और B है, जहाँ पे देखो रेजिस्टेंस इधर है। दिस इज़ अ सैम्बल जो कि हमारा रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। ये देखो इधर पे दिख रहा है, एंड दिस इज़ अ वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, एंड पॉइंट A एंड B, एंड दिस इज़ अ सैम्बल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, एंड करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमारा एम्पियर लगा हुआ है और मीटर। ओके, यहाँ पे हमारा, and this is a symbol of switch which is shows कि ये close है या open है। ओके, यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है। That's it। ये पूरे डायग्राम में हमें यही शो कर रहा है। ओके, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। ओके, ठीक है। जूल्स लॉ अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो हीट निकल रहा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, तो वहाँ पे एक लॉ हमारा आता है विच इज़ जूल्स लॉ। ओके, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया और उनके नाम पर जूल्स लॉ पड़ा। द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस एच इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। ओके, कितनी क्वांटिटी में हीट निकल रहा है किसी रेजिस्टेंस के अंदर। ओके, व्हेन अ करंट फ्लो, जब उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है फॉर अ टाइम t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the square of the current, the resistance of the current, the time for which the current flow। That's it। कितना हीट उसके अंदर से निकल रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर से, और वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और उसके अंदर से देखो वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ओके, कितना टाइम लग रहा है उसको फ्लो होने में, कितने टाइम के अंदर वहाँ से हीट निकल रहा है जब वो रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। तो ओके, तो ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे स्क्वायर ऑफ करंट की, विच इज़ आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ करंट के आर स्क्वायर, एंड द टाइम फॉर विच द करंट लो। ओके, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन है द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब
इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, मतलब ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा जूल्स लॉ अबाउट हीटिंग इफेक्ट, इसका एप्लीकेशन मतलब इसका यूज़ कहाँ पे है हमारी लाइफ में। तो द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन जो कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, तो फ्यूज़ वायर, ओके, बेस्ड ऑन द हीटिंग ऑफ, ये सब पे ये बेस है किसके ऊपर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस है। ओके ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हैविंग अ हायर रेजिस्टिविटी आर यूज्ड। आगे समझते हैं इस टॉपिक को। फ्यूज़, अब समझते फ्यूज़ क्या होता है। देखो फ्यूज़ हमने नॉर्मली सुना भी होगा। फ्यूज़ देखो फ्यूज़ क्या होता है बेसिकली ना, एक मैं पहले ओरली बताता हूँ। फ्यूज़ नॉर्मली यूज़ होता है जब ज़्यादा करंट बढ़ जाता है, जब ज़्यादा करंट बढ़ जाता है तो वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ कर देता है जिसके थ्रू शॉर्ट सर्किट ना हो। समझ में आ रहा है, जिसके थ्रू शॉर्ट सर्किट ना हो उसी को फ्यूज़ बोलते हैं। ओके, आज की डेट में थोड़ा अलग टाइप के फ्यूज़ यूज़ होते हैं, देखो यहाँ पे। और फ्यूज़ प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट, फ्यूज़ क्या करता है, वो बचाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को बचाता है। और जो भी अप्लायंसेस हमारे घर में हो गए वो उसको बचाता है। बाय स्टॉप, कैसे बचाता है, करंट के फ्लो को रोक के। अभी मान लो बहुत तेज़ी से करंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर फ्यूज़ नहीं रहेगा तो वो सभी को ख़राब कर देगा, ज़्यादा स्पीड में जाएगा, टीवी जल जाएगा और भी सारी चीज़ें जो अप्लायंसेस घर में रहेंगी वो जल जाएंगी। ओके, तो उस बेस पे ये क्या करता है, फ्यूज़ वो सारी चीज़ों को बचा लेता है खुद को स्विच ऑफ करके। समझ में आ रहा है, स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट व्हेन इट एक्सीड अ स्पेसिफिक वैल्यू। वो उसकी एक वैल्यू सेट होती है, मतलब कि हाँ इस वैल्यू तक फ्यूज़ मतलब नॉर्मल करंट पास होगा, बट जब वो एक्सट्रीमली होगा, जब वो ज़्यादा होगा, करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा, तो वो क्लोज हो जाएगा। लाइक फ्यूज़ फिर क्या होगा, सारी चीज़ों का कनेक्शन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है, और करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉर दिस इज़ कनेक्टेड इन अ सीरीज़, और इसीलिए इसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ के अंदर विद द अप्लायंसेस, ठीक है, सारे अप्लायंसेस के साथ। देखो जो हमारी कनेक्टिविटी होती है ना, एक सीरीज़ होती है और एक पैरेलल होती है। ओके, सीरीज़ होता है एक पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो सारी अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट है ये सीरीज़ में कनेक्ट हुआ है। ओके, देखो सीरीज़ मतलब क्या हो गया ना, कि जो करंट पास होगा ना, देखो जो हमारा घर में सारी चीज़ सीरीज़ से कनेक्ट है, एग्जांपल लेते हैं, सारी चीज़ें सीरीज़ में कनेक्ट है। तो अगर एक चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो रही है तो सब बंद हो जाएंगे, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बट अगर मैं उसको पैरेलल में कर दूं तो अगर एक चीज़ बंद हुआ तो बाकी चीज़ों में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। समझ में आया सीरीज़ और पैरेलल का मतलब। ओके ठीक है, ये रीड कर लेना, बाकी वही फ्यूज़ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसके अंदर। ओके, आज की डेट में जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, विच इज़ MCB। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। शॉर्ट सर्किट, वही फिर से शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट, नाम से ही पता लग जाता है कि इसका काम क्या होने वाला है। देखो व्हेन अ बेयर लाइव वेयर फेज वायर एंड द वेयर न्यूट्रल वायर कम इनटू द डायरेक्ट। देखो जब फेज वायर और न्यूट्रल वायर, समझ में आ रहा है, जब फेज वायर और न्यूट्रल वायर जब वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे या फिर काफ़ी ज़्यादा पास में रहेंगे, या कांटेक्ट में आएंगे या काफ़ी ज़्यादा पास में रहेंगे। ओके, तो कांटेक्ट में आएंगे, काफ़ी ज़्यादा पास में रहेंगे एक दूसरे के, तो द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम वेरी स्मॉल। तो जो रेजिस्टेंस होगा ना, रेजिस्टेंस क्या होगा, जो करंट को रोकता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। देखो अभी स्पीड में करंट आ रहा है, ठीक है, स्पीड में आ रहा है, बट अगर तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, उसे रोकेगा तो बराबर इक्वल हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। बट जब फेज वायर और हमारा न्यूट्रल वायर पास में हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो रेजिस्टेंस होगा ना वो काफ़ी कम हो जाता है, तो जो करंट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा जाने लगता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाने लगेगा। तो उस बेस पे हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, काफ़ी समझ में ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लिमिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटीड हो जाती है, कि वहाँ पे वैल्यू काफ़ी कम रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट जब वो पास में आती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, तो क्या होंगे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ में आया। ओके, यहाँ पे आप रीड कर लेना, वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ठीक है। ओवरलोडिंग, नाम से ही पता लग रहा है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लोडिंग होना, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाना या किसी चीज़ कोई भी चीज़ ज़्यादा आ जाता, दिस इज़ नोन एज ओवरलोडिंग। द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, जब ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है, मतलब जो हमने बियॉन्ड द परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ करंट, मतलब नॉर्मली जो करंट की वैल्यू सेट हुई है उससे ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ओवरलोडिंग हो जाएगा या ज़्यादा कंजप्शन होने लगेगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि हमारे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, और पीने के लिए 100 लोग हैं, तो इसका मतलब ओवरलोड होंगे भाई, कितना ही लेंगे, तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिमांड हो जाएगा और वहाँ पे लोड कम है तो ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, इट अकर,
ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। देखो अभी जैसे कि होता कभी है, ओवरलोडिंग होता कभी है जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चीज़ें अप्लाइंसेस जैसे कि हाई पावर पे यूज़ करने लगे, जैसे कि गीज़र हो गया, हीटर हो गया, ओवन हो गया, मोटर हो गया। तो ये सब चीज़ें जब हम साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे तो सीधी सी बात है ये क्या करेगा, ये फायर कर सकता है, ये ज़्यादा लोड कर देगा। तो हमें अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चीज़ें यूज़ करना एक बार में। ओके, तो ओवरलोडिंग भी समझ में आ गया। तो अभी चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेट का इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। जब इलेक्ट्रिक करंट चल रहा हो, जब इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उसके ऊपर मैग्नेट का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर ऑल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब इलेक्ट्रिक करंट हमारा कंडक्टर में किसी भी पास हो रहा है, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो उसके अराउंड में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वहाँ पे मैग्नेट बनता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास होता है तो उसके आसपास में मैग्नेट का इफेक्ट होता है, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिस्कवर किसने किया था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने डिस्कवर किया था। और द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द ऑस्टेड हिज नेम आफ्टर हिम। ठीक है, इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। द इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब कितना करंट पास हो रहा है उस कंडक्टर से, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर सपोज डेट एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इससे रिलेटेड नहीं है, अगर एक करंट पास हो रहा है वहाँ पे तो कितनी बनेगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक बनेगी। दो हो रहा है तो दो बनेगी, तीन हो रहा है तो तीन बनेगी। उसी बेस पे कितना ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उस लेवल पर उसकी इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की। यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिया हुआ है। ओके, सो इस बेस पे एक हमारा नया टॉपिक आता है विच इज़ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल ये कहता क्या है कि इमेजिन डेट यू हैव हेल्ड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। सपोज डेट ये क्या कह रहा है कि मेरे हाथ में एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये पेन जिसको हम लोग समझेंगे कि ये एक वायर है। ओके, ठीक है, तो ये रूल हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इन द राइट हैंड सच वे, हमें उसको ऐसे अपने हाथ में लेना है डैट योर थंब पॉइंट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो थंब है, मतलब अगर ऐसा लिया और करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो जो थंब है हमारा वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, ठीक है, देन टर्न योर फिंगर अराउंड द करंट, एंड जो बाकी फिंगर रहेंगे वो हमारे इसके अराउंड में ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, और जो थंब रहेगा वो डायरेक्शन बताएगा करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन फोर्सेड प्रोड्यूसेस बाय द करंट। अब ये वायर है, ये वायर के अंदर से करंट जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें से करंट जाएगा तो मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटिक लाइन बनेगी, मैग्नेट फील्ड बनेगा। तो इसको लेंगे और राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। तो इसको पकड़ेंगे और जो राइट हैंड है हमारा, जो थंब है, ये बताएगा करंट का डायरेक्शन। अगर करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर करंट जा रहा है हमारे ऊपर साइड, तो क्या करेंगे, इसको लेंगे और जो थंब रहेगा वो ऊपर साइड रहेगा, और जो फिंगर है वो डायरेक्शन बताएगा किसका, वो डायरेक्शन बताएगा हमारे मैग्नेट का। जैसे कि अगर यहाँ पे थंब हमारा ऐसा ऊपर साइड है एंड फिंगर ऐसा कर्ल है, तो डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। समझ में आया? बट अगर करंट का डायरेक्शन नीचे साइड है तो हमारा वो ऐसे रहेगा, मैग्नेट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इमेज हमें दिखा रहा है, ये करंट जा रहा है अपर साइड में, राइट हैंड में इसने लिया है। जो थंब का डायरेक्शन है वो करंट बता रहा है कि थंब क्या बताएगा कि उस डायरेक्शन में करंट जाएगा। ठीक है, और जो फिंगर्स हैं वो क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक लाइन कि हाँ जो मैग्नेट बन रहा है ना वो इसी प्रकार से बन रहा है, और जो मेन पॉइंट सेंटर में ज़्यादा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड और बाकी उसके आउटर साइड में मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कम रहेगा। ठीक है, ये हमारा ये क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप मतलब एक सर्कल जैसा हमारे पास लूप है, सर्कल जैसा लूप, लाइक सर्कुलर लूप है हमारे पास। ठीक है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे मैंने बताया सेंटर में काफ़ी ज़्यादा रहेगा, सेंटर में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जो लूप का सेंटर रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। समझ में आया?
ठीक है। इन द केस ऑफ सर्कुलर कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। देखो जैसे कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स, लूप मतलब लूप क्या, लूप ऐसा सर्कुलर रहेगा तो उसके अंदर जितना टर्न रहेगा, उसके अंदर जितना टर्न रहेगा, हम लोग लेते हैं कि एक एन नंबर ऑफ टर्न रहेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कितना रहेगा, वो एन टाइम रहेगा। ठीक है, एक लूप के अंदर एन टाइम रहेगा। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे ये इमेज देख सकते हो, एक कार्डबोर्ड है एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उतना ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस है इसके अंदर। ओके, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। अभी सोलेनॉइड क्या होता है, देखो जब हम लोग कोई कॉपर वायर लेते हैं, क्या लेंगे, पहले कॉपर वायर लेंगे। कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वुंड इन अ चेन ऑफ द लूप लाइक स्प्रिंग। मतलब देखो जो कॉपर वायर होगा उसको क्या रहेगा, वो स्प्रिंग जैसा रहेगा, मतलब कॉपर का ही वायर रहेगा बट वो कैसे रहेगा, वो स्प्रिंग जैसा रहेगा। बस उसको क्या बोल देंगे, सोलेनॉइड। मतलब कॉपर वायर होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, स्प्रिंग जैसा होना चाहिए। वो क्या हो गया हमारा, वो सोलेनॉइड हो गया, डेट सेट, और कोई भी नहीं। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कॉपर वायर एंड यहाँ पे ये कैसा हो गया, ये स्प्रिंग जैसा है, ये हमारा हो गया सोलेनॉइड। एस का साउथ पोल एंड क्या है हमारा, नॉर्थ पोल है। ओके, ये बार मैग्नेट जैसा। ठीक है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसका मतलब हमें अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है। लेफ्ट हैंड में ये कंडक्टर है, सपोज डेट ये हमारा थंब, ये हमारा इंडेक्स फिंगर एंड ये हमारा मिडल फिंगर। देखो ये हमारा मिडल फिंगर रहेगा, ये हमारा इंडेक्स फिंगर, ये हमारा थंब। देखो तो जो इंडेक्स फिंगर है, जो हमारा ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो उसका डायरेक्शन बताएगा। इंडेक्स फिंगर हमारा डायरेक्शन बताएगा, और जो मिडल एंड द मिडल फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द करेंट। एंड जो हमारा मिडल फिंगर है वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ करेंट। ठीक है, एंड जो हमारा थंब है, थंब हमें क्या बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, उस कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स का बताएगा हमें। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। एंड इंडेक्स फिंगर हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो हमारा मिडल फिंगर है वो हमें करंट का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल। ओके, जैसे कि ये करंट है हमारा, तो ये अगर अपर साइड में फ्लो हो रहा है तो लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे। ये हमें हमारा थंब, ये हमारा इंडेक्स फिंगर एंड ये हमारा मिडल फिंगर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की मैग्नेटिक लाइन इस साइड बनेगी। थंब हमें बताएगा फोर्स कि इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंडक्टर का, एंड जो मिडल फिंगर है वो हमें करंट का डायरेक्शन बताएगा। ओके, देखो यहाँ पे ये इमेज है। देखो जो मिडल फिंगर है वो हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो इंडेक्स फिंगर है वो हमें बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो हमारा थंब है वो हमें क्या बता रहा है कि फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, ये हमारा फ्लेमिश का लेफ्ट हैंड रूल था। इलेक्ट्रिकल मोटर, एन इलेक्ट्रिकल मोटर इज़ अ डिवाइस। इलेक्ट्रिकल मोटर एक डिवाइस होता है डेट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर होता है वो क्या करता है, जो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो भी चलती हैं वो मैकेनिकल एनर्जी के बेस पे चल रही हैं, तो क्या करेगा वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये हमारा काम है इलेक्ट्रिकल मोटर का। ठीक है, ठीक है। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर रीड कर लो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ठीक है, फ़ैन, ये सब जगह किसका इलेक्ट्रिक ट्रेन, कंप्यूटर, पंप, ये सब जगह इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजिंग होना इन अ कंडक्टर इंड्यूस अ करंट इन एन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे अ करंट कैन बी इंड्यूस इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर करंट निकल रहा है आइदर बाय मूविंग इट अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड का मूव कर रहे हो, या बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो, उस बेस पे वो क्या करेगा, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा। मतलब मैग्नेट का यूज़ करना करंट के लिए इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज डिस्कवर किसने किया था, माइकल फैराडेस ने किया था इन 1831 इन इंडिपेंडेंटली बाय जोसेफ हेनरी इन 1830। ठीक है, दोनों ने मिलके। ठीक है, गैल्वेनोमीटर,
देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज़ अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो हमें बताता है कि वहाँ पे करंट का प्रेजेंस कितना है, वहाँ पे करंट है या नहीं है, कितना है, वो हमें कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर बताता है। ठीक है, देखो इट कैन ऑल्सो बी यूज सम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। देखो उसके अंदर वो ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या डिफ्लेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि 0 पे है तो वो डिफ्लेक्ट करेगा और वो बताएगा कितना करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, द डिफ्लेक्शन ऑन आइदर साइड ऑफ 0 मार्क, मतलब कि सेंटर 0 रहेगा। ठीक है, और उसके स्केल का डिपेंडिंग बताएगा कितना करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ठीक है। फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन। देखो ये जो लॉ ऑफ इंडक्शन है, फैराडेस ने एक लॉ ऑफ इंडक्शन दिया था। वेन एवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स पासिंग थ्रू अ कॉइल, जब कॉइल के पास मैग्नेटिक लाइन्स पास होंगी, अ करंट इज इंड्यूस, वहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, जब कॉइल के पास मैग्नेटिक लाइन्स पास होंगी तो वहाँ पे क्या इंड्यूस होगा? वहाँ पे करंट होगा। तो द करंट प्रोड्यूस इन अ कॉइल इज कॉल्ड, तो कॉइल के अंदर जो करंट बनेगा उसको ही हम लोग बोलेंगे इंड्यूस करंट। मतलब मैग्नेट एक कॉइल है, उस कॉइल के पास में मैग्नेटिक लाइन लेके जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लेके जा रहा हूँ, मैग्नेट लेके जा रहा हूँ, और फिर उस कॉइल के अंदर जो करंट बन रहा है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इंडक्शन, जो कि हमें फैराडेस ने दिया था। ठीक है, ओके। यहाँ पे देख लो, ये एग्जांपल है इसका, इमेज के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अभी हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, ये हमारा राइट हैंड रूल आ गया। देखो राइट हैंड रूल हमें क्या कह रहा है? देखो मोशन ऑफ कंडक्टर, ये इमेज के थ्रू ही जो लिखा है ना नीचे कहानी, वो कहानी पढ़ने से अच्छा है कि ये पूरा ये डायग्राम समझ लो। देखो जो हमारा थंब है, राइट हैंड लो पहले, जो हमारा थंब है वो मोशन बताएगा करंट का, कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मोशन ऑफ कंडक्टर। एंड जो इंडेक्स फिंगर है वो हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड जो हमारा मिडल फिंगर है वो हमें क्या बताएगा? वो हमें बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में निकल रहा है, जो करंट बन रहा है वो किस डायरेक्शन में निकल रहा है, वो हमें मिडल फिंगर बताएगा। मोशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, ओके। इसके अंदर पूरी वही कहानी लिखी हुई है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट एसी एंड डायरेक्ट करंट डीसी। यहाँ पे एसी और डीसी, एसी विच मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, डीसी विच मीन्स डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट अ नॉन ऑसिलेटरी करंट दैट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। जो हमारा डीसी होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। वो क्या? वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा और वो ऑसिलेट नहीं करेगा, मतलब वो ऐसा घूमेगा नहीं, बस वो सीधा ही जाएगा। ठीक है, वो ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक है, वो सीधा ही जाएगा। वो हमारा हो गया डायरेक्ट करंट, मतलब जो डायरेक्टली जा रहा है, जो एक डायरेक्शन में जा रहा है, जो ऑसिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इट कैन चेंज इन मैग्नीट्यूड बट इट डायरेक्शन इज सेम। उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगा, बट जो डायरेक्शन होगा वो सेम रहेगा, वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, ठीक है। द डायरेक्ट करेंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल टॉर्च हो गया, रेडियो हो गया, बेल हो गया, वॉल क्लॉक हो गया, ये सब जगह हमारा यूज़ हो रहा है क्या? डीसी करंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम है। एंड अल्टरनेटिव करंट एसी, जो कि उसका अपोजिट ही रहने वाला है एसी, ये क्या करेगा कि करंट डेट चेंज इन मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड के अंदर चेंजेस रहेगा, एंड डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में भी चेंज रहेगा। उसके डीसी के डायरेक्शन में चेंज नहीं था, इसके डायरेक्शन में चेंज रहेगा। ठीक है, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इज एन एसी करंट, मतलब कि इसका जो रहेगा मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा बट इसका क्या होगा? डायरेक्शन भी चेंज होगा एक इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर, कुछ टाइम बाद, मतलब इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, इसका डायरेक्शन भी टाइम के साथ साथ चेंज होते जा रहा है। तो ये हमारा एसी करंट हो गया। ठीक है, ठीक है। देखो एंड अल्टरनेटिव करंट यूज एन इलेक्ट्रिकल हीटर। अल्टरनेटिव करंट कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, फ्रीज हो गया, आयरन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर हो गया। ठीक है, ये सब जगह हमारा क्या है? एसी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो करंट है वो भी चेंज होगा, करंट की वैल्यू भी चेंज होगी एंड करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, ये और यहाँ पे ये इमेज है, ठीक है, जो कि शो कर रहा है करंट, अम्पेयर एंड टाइम, कितना टाइम में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली होता क्या है? देखो एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है
विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी को अभी हमने पहले कॉन्सेप्ट समझा, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा इन्वेंशन है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इट्स वर्किंग ऑन द बेस्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस बेस पे काम करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे काम करेगा, ठीक है, ठीक है। When the coil of an electric generator rotate, जब कॉइल हम रोटेट करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर का इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट इज अ इंड्यूस, क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। कॉइल के अंदर से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। द इंड्यूस करंट देन फ्लो इन अ सर्किट कनेक्ट टू द कॉइल। तो देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि ये क्या काम कर देगा, ये हमारे भाई मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और ये किस बेस पे काम करता है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे काम करता है, ठीक है। आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ जनरेटर, मतलब उसका ही लास्ट टॉपिक है ये। जनरेटर प्रोड्यूसिंग अ डायरेक्ट करेंट। जनरेटर क्या करेगा, ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगा, ये डीसी करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। डायरेक्ट करंट को क्या बोलेंगे, डीसी बोलेंगे, ठीक है। एंड दैट प्रोड्यूसिंग एन अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एज एसी जनरेटर। मतलब देखो एक जनरेटर है जो डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो डायरेक्ट करंट दे रहा है, वो क्या हो गया हमारा, वो डीसी जनरेटर हो गया। और एक जनरेटर जो हमें अल्टरनेटिव करंट दे रहा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और जिसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा एसी जनरेटर हो गया। और यहीं पे ये चैप्टर हमारा क्या होता है, पूरी तरीके से ख़त्म होता है। तो आई होप ये चैप्टर के अंदर थ्योरी काफ़ी ज़्यादा हमें मिला एंड थ्योरी पूरे समझ में आए होंगे कि किसका मतलब क्या है, राइट हैंड रोल, लेफ्ट हैंड रोल, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं, गैल्वेनोमीटर, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने समझी इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 40 मिनट के अंदर ख़त्म किया, ठीक है। अभी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ विच इज़ हीट, ओके, एंड उसी तरह वो भी ख़त्म कर देंगे। और ऐसे ये सीरीज़ चलता रहेगा जिसके अंदर वन डे वन शॉट ऑल्सो नोन एज फुल शॉट। तो या मिलते हैं फिर से अमेजिंग वीडियो में इस फुल शॉट के साथ, या तब तक के लिए सी यू।